एफएमसीजी में देखो, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये क्या है मालूम? ये रेडिको खैतान, ये सब क्या है मालूम? ये वही बनाने वाली कंपनी है। 10% भाग गया एक दिन में। मतलब सरकार जो कंजम्पशन बढ़ाने पे फोकस है और देश के लोग जो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, यहां भी कंजम्पशन खूब बढ़ने वाला है। मतलब चलेगा, अब पैसे आएंगे 1 लाख करोड़ पे, पूरा टैक्स बचेगा तो जाएगा ना अंदर। बजट आ चुका है और इस बजट में वो सब हुआ है जो मुझे नहीं लगता किसी को भी उम्मीद होगी। वो सारी चीजें मिली हैं। किसको मिली हैं? अरे हम मिडिल क्लास को मिली है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को मिली है, कंपनीज को मिली है, यूथ को मिली है, महिलाओं को मिली है, बिजनेस ओनर को मिली है, स्टार्टअप्स को मिला है, सबको मिला है। क्या मिला है अभी हम डिटेल में समझेंगे। इकोनॉमी को कैसे मिला है, स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडर वेडर हो तो भैया आपके लिए भी कुछ ना कुछ है। वो सब कुछ आज हम डिटेल में, बड़ा पिक्चर, एक एक चीज, जैसे आप मेरी यूएसपी आपको पता है, देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खोल करके सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो सबसे पहले कुछ न्यूज की हेडलाइन बता देता हूं, फिर हम आते हैं मुद्दे पर कि बजट में अपने को क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा, एक वो सवाल है ना, अब अगर इतना सब कुछ अच्छा हुआ है तो क्या स्टॉक मार्केट में एफआई वापस इन्वेस्ट करने आएगा? इस सवाल का जवाब भी है, वो भी दूंगा। ये बजट मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा। जेब भारी करेगा मतलब पैसे आएंगे खूब, खन 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 करके। आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा, पीएम मोदी ने जमकर की सराहना। अच्छा, पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट भी आया था, आज की बात है। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो बजट आया है बिल्कुल उल्टा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, इस पर आया है। और मुझे लगता है ये बात ठीक भी है। ये बजट अभी आपको पूरा समझाऊंगा ना, क्या क्या हुआ है, क्या क्या गुड न्यूज है, तो आप भी कहोगे हाँ, मोदी जी की बहुत बुराई कर ली हम लोगों ने, नहीं सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार ये सरकार वो। लेकिन इस बार सारी तख्ता पलट कर दिया इतना कुछ दे करके। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सारी तरह हवा क्या थी कि 10 लाख तक का भैया इनकम पर छूट मिल सकता है, 12 लाख कर दिया। इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि जो आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है उसको इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी हेडलाइन है। समझाऊंगा डिटेल में कैसे क्या हुआ है। बजट 2025 की फोकस ऑन मिडिल क्लास ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगा, डेवलपमेंट भी बूस्ट होगा और मिडिल क्लास की ग्रोथ भी होगी इस बजट में। वाई बजट 220 सडनली, मतलब मिडिल क्लास जो हैरेस्ट हो रहा था, सैलरी टैक्स पेयर हैरेस्ट फील कर रहे थे, अचानक से उनके लिए इतना कुछ उनको दे दिया जो उम्मीद ही नहीं थी। ना उनको उम्मीद थी, ना किसी को भी उम्मीद थी। और क्या भैया, मिडिल क्लास को राहत। एआई, अच्छा एआई का बड़ा खबर है इस बार। एआई में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आईआईटीज और मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। जाने बजट की हाईलाइट, वो तो हम करेंगे भी हाईलाइट का डिटेल। अब आओ भैया सीधा मुद्दे पर। अब पूरा सीक्वेंस सबको समझाता हूं, बड़ा ध्यान समझिएगा। वर्ड ऑफ द बजट 2025, कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन। समझिएगा, आप अगर स्टॉक इन्वेस्टर हैं, यूथ हैं, धंधा पानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, नौकरी पेशी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, तो पूरी कहानी पहले समझाता हूं, बजाय वो 1 लाख पर टैक्स कैसे बचेगा और बाकी सारी चीजें। अभी स्टॉक मार्केट बहुत दिनों से डाउन चल रहा है, ठीक है। सारे शेयर्स भैया त्राहिमाम त्राहिमाम थे। थोड़ा ये समझिएगा देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। होता क्या है, चाइना जैसी कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग पर चलती है, वहां पे सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग 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 होता है। तो चाइना जैसे देश का सबसे जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से होता है। मतलब वो देश आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही चल रहा है, उसकी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से चल रही है। हमारे देश का ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं है, तो हमारे यहाँ का जीडीपी यानी कि हमारे यहाँ का इकोनॉमी जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा कंजम्पशन पर चलता है। मतलब लोग खर्च कितना करते हैं, कंज्यूम कितना करते हैं, फोन कितना यूज कर रहे हैं, कपड़ा कितना खरीद रहे हैं, जूते जूते कितना खरीद रहे हैं, खाने पीने की चीजें कितना खरीद रहे हैं, गाड़ी कितनी खरीद रहे हैं। जितनी ज्यादा खरीदते हैं हमारे देश में कंजम्पशन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ता है। अच्छा समझिएगा, जब मिडिल क्लास का कंजम्पशन बढ़ता है, या मिडिल क्लास कह लो, लोअर क्लास कह लो, अपर क्लास कह लो, कोई भी क्लास, कंजम्पशन यानी कि खरीदारी, कौन सी चीज की, कोई भी चीज की खरीदारी, हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, पैर के नाखून से लेकर सर तक, अपने घर में, अपने शरीर में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, वो सब का कंजम्पशन हम किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट ही तो खरीदते हैं। और जब हम इन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इन कंपनियों की सेल बढ़ती है, और जब इन कंपनियों की सेल बढ़ती है
तो क्या होता है, इनका प्रॉफिट बढ़ता है, और जब इनका प्रॉफिट बढ़ता है तो इनके शेयर बढ़ते हैं, शेयर के प्राइस बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, ये जो 2024 साल गया है, ये इलेक्शन का साल था। इलेक्शन का साल क्यों, लोकसभा इलेक्शन थे, मोदी जी चुन करके आए थे जून में। तो अब जब इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का फोकस डेवलपमेंट से पहले चुनाव पर होगा। पहले चुनाव जीत ले भैया, चुनाव में कामकाज कर लें, और चुनाव आयोग भी आ जाता है तो सरकार की पावर भी छिन जाती है, तो सरकार पूरी तरीके से इसमें फोकस चला जाता है। अब जब इसमें फोकस चला जाता है तो सरकार ने जो टारगेट बनाया था कि हम पैसा देश की डेवलपमेंट में कहां कहां खर्च करेंगे, वो थम जाता है। और इसका इंपैक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। हालांकि इलेक्शन तो मार्च से शुरू हुआ, तो मार्च में अगले महीने तुरंत क्या स्टॉक मार्केट डाउन हो गया क्या, सब जीडीपी गिर गया क्या, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता, महीने लगते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट इसको कहते हैं। शुरुआत मार्च से हुआ, लेकिन उसको असर उसका दिखने में 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगे। उसका असर क्या हुआ, जून जुलाई तक देखो क्या हुआ। Q2 का कंपनियों का Q2 का रिजल्ट आया, FMCG का शेयर खराब, ऑटो का शेयर का मतलब गिरे हुए। अब जब इनका शेयर गिरा, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि लोगों ने कंजम्पशन कम किया है, लोगों के पास पैसे नहीं खरीदने के लिए। और अक्टूबर आते आते तो हालत यह हो गई थी कि भैया जीडीपी 5.4%, 2 साल के सबसे लोएस्ट स्तर पर आ गया। जीडीपी कहने का मतलब हमारे देश की इकोनॉमी समझ लो आप, हमारे देश की इकोनॉमी गिर गई। महंगाई 6.4% चला गया, 14 महीने के टॉप पर चला गया। और ये अक्टूबर वही काला अक्टूबर था। एफआई ने सबसे ज्यादा बिकवाली करी थी, 1,14,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी, और शेयर मार्केट अपना धड़ाम 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 था। तो शुरुआत वहां से हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब चीजें, ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं, जो चीजें आपको समझाऊंगा, इससे कैसे बदलाव आएगा, इससे कैसे बेहतरी आएगी, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, कंजम्पशन बेस कैसे बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी कैसे बेटर होगी, ये सब चीजें भी डिटेल में समझाऊंगा। इतना कहानी समझ में आया? हाँ पक्का। अब आओ भैया, न्यू टैक्स रिजीम, बल्ले बल्ले। सबसे पहले तो ये समझो, टैक्स कटौती उम्मीद से बहुत ज्यादा हो चुकी है। हवा चारों तरफ ये थी कि 10 लाख तक की टैक्स, मतलब 10 लाख सालाना कमाई अगर है तो वो टैक्स पूरा वहां पे जीरो लग सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हो क्या गया, 12 लाख। 12 लाख तक की अगर आपकी कमाई है साल की, यानी कि महीने का अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, प्लस 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने लास्ट 1-2 वीडियो पहले हमने बताया था पूरा कि होता क्या है। वैसे एक लाइन में बता देता हूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब 75,000 रुपए, मतलब आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए है तो ये कंसीडर की जाएगी कि 11,25,000 रुपए आप कमा रहे हो। हालांकि 12 लाख पर तो इनकम जीरो ही है। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो 5 लाख मैंने बोल दिया, एग्जांपल ले रहा हूं। 5 लाख पर जो भी टैक्स लगना था, सरकार उसको 75,000 माइनस करके 4,25,000 कंसिडर करेगी। अब आपका टैक्स 4,25,000 पर लगेगा। ये कंसिडरेशन होता है, एग्जांपल दिया। लेकिन असल बात यह है कि 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ अब वो फिगर 12 लाख चला गया है, मतलब 12 लाख तक कुछ नहीं। ठीक है। 87A के तहत रिबेट को बढ़ाया गया है। ये समझाऊंगा अभी, टेबल इधर पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। 4-4 लाख के डिफरेंस पर टैक्स स्लैब है, समझाऊंगा ये भी। एफआई की वापसी होगी या नहीं होगी, जैसे शुरुआत में भी कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या एफआई की वापसी अगर होगी सच में, अगर गुड न्यूज है मार्केट के लिए, तो बताऊंगा ये भी। मोदी जी का कल भाषण जब हुआ था तो कल उन्होंने कहा भी था कि इस बार गरीबों और मध्यम वर्ग लोगों पर लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कृपा होगी, और सच में कृपा हुई भी। ये कंजम्पशन और जीडीपी की बात हमने कर ली। यहां पे देखिएगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने पर बहुत प्रेशर था पिछले साल। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े, यानी कि डोमेस्टिक मतलब देसी, हम और आप जैसे लोग। कंजम्पशन का मतलब हम और आप देसी जैसे देसी लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी अच्छी होगी। कहने का मतलब ये, टैक्स कट की मदद से 1 लाख करोड़ रुपए डोमेस्टिक मार्केट में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे टैक्स कट हुआ, टैक्स कट मतलब 12 लाख की अगर इनकम है सालाना तो उन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना, तो ये टैक्स कट हुआ। अब जब ये टैक्स कट हुआ तो डोमेस्टिक मार्केट में, मार्केट मतलब सरोजिनी नगर मार्केट और बाहर निकलने वाले मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब देश का जो मार्केट है उस मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए आएगा। कैसे आएगा भैया, मिडिल क्लास के लिए टैक्स कट हुआ है। हम मिडिल क्लास को जब पैसा आता है हाथ में तो हम क्या करते हैं, 2 चीजें होती है, समझिएगा, बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूं। देखो, जो पूंजीपति लोग होते हैं, अरबों खरबों वाले, उनको जब 100 रुपये मिलता है ना तो क्या करते हैं, 90 रुपए बचाते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, वो 10 रुपये खर्च करेंगे। लेकिन हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, पहले ही हम लोग के पास ज्यादा कुछ होता नहीं, तो हमारे हाथ में जब 100 रुपये आता है तो हम लोग 90 रुपये खर्च करते हैं, और अगर कोई समझदार आदमी है तो 10 रुपये बचाएगा या इन्वेस्ट करेगा, लेकिन 90 रुपये खर्च करते हैं। बात सही कह रहा हूं?
तो 90 रुपए जब आदमी खर्च करेगा तो किधर खर्च करेगा? देश के मार्केट में अलग अलग चीजें खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, फोन खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, ये करेगा वो करेगा। तो ये पैसा कहां जाएगा? डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब देश में आएगा वापस। ठीक है, आदमी खर्च करेगा। टैक्स कट से बचे पैसे कंज्यूमर बाजार में खर्च करेंगे और ये कंपनीज और जीडीपी दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। ज्यादा पैसा जब मार्केट में आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक, अब जरा ये स्लैब समझो कि कैसे कितना पैसा बचेगा और टैक्स बेसिकली क्या, कितना पैसा आपका टैक्स के जरिए बचाएंगे। सर देखो, अप टू 8 लाख रुपीज आपको टैक्स, सीधा मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा मैं आपको। अच्छा, टैक्स, ये जो टैक्स न्यू टैक्स रेजिम आया है ना, आपको अगर चाहिए कि मैं उसको पूरा डिटेल में खोल के समझाऊं तो मुझे 20-25 मिनट लगेंगे इसको समझाने में अलग से। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि टैक्स पूरा समझना है, नया वाला जो टैक्स आया है इसको पूरा समझना है, ऐसा मुझे लिख के बता दीजिए। एक डेडिकेटेड अलग से कल ही आपके लिए वीडियो में समझा दूंगा डिटेल। फिलहाल मोटा मोटी समझो। देखो भैया, 12 लाख रुपए सालाना अगर आपकी कमाई है तो सीधा आ जाओ इधर जीरो। जीरो का मतलब टैक्स आफ्टर बेनिफिट, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसका मतलब यह नहीं है कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स फ्री हो गया, टैक्स फ्री नहीं हुआ है। स्लैब देखिए, यहां समझिएगा, थोड़ा सा झोल है। कई लोग टैक्स फ्री बोल दे रहे हैं, टैक्स फ्री हो रही कुछ नहीं है। टैक्स आपको नहीं लगेगा ये सच है, लेकिन टैक्स फ्री नहीं हुआ है। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो? हाँ समझाता हूं। देखो हुआ क्या है, 0 से 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4 लाख से 8 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। आप बोलोगे अभी तो बोल रहे थे कि 12 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहां 10% गिना रहे हो। समझाता हूं। होता क्या है, सरकार रिबेट भी देती है आपको अलग से। तो 12 लाख तक की इनकम अगर है आपकी सालाना तो सरकार आपको रिबेट देती है। रिबेट का मतलब फिर ये 10% आपको पूरा ही नहीं लगना, पूरा बच ही गया। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब ये हो गया कि सालाना 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। ठीक है, लेकिन असल में टैक्स लगेगा, वो टैक्स आपको अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा, बात ये हो गया। इसी तरीके स्लैब जो है 12 से 16 लाख अगर है तो 15%, 16 से 20 लाख है तो 20%, 20 से 24 पर 25% और 24 लाख से अगर ज्यादा है तो 30%। पहले, इससे पहले 15 लाख से ऊपर की इनकम थी तो ही आपको 30% टैक्स लगना शुरू हो जाता था, और अब 24 लाख हो चला गया। 24 लाख होगा तब आप 30% देना भैया। अगर 15 लाख की कमाई है अप टू 16 लाख तो 15%, जो कि 15 के बाद 30 हो जाता था। मतलब हिसाब अगर लगाया जाए तो कितने परसेंट का फायदा हुआ? लगभग 30% का फायदा हो गया भैया मिडिल क्लास को। 30% का, ये छोटा मोटा फायदा तो नहीं है, बड़ा फायदा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया। देखो भैया, इस बार अब पैसे तो बहुत बचने वाले हैं। एक बड़ा बदलाव जो इनकम टैक्स स्लैब में हुआ है, इससे मिडिल क्लास को राहत तो बहुत मिलेगी। तो अब जो आपकी जेब में पैसे बचेंगे ना, उसको वाइजली यूज करना। मार्केट में इन्वेस्ट करो, न्यूज पढ़ो, खूब पैसे बनाओ। और मैं तो कहता हूं इन्वेस्टमेंट करो ना करो, लेकिन उससे पहले अपने नाम 2 इंश्योरेंस जरूर कर लेना। पहला कर लेना अपने नाम टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आप जब तक हो, मेरा भरोसा है कि आप अपने परिवार पर, बीवी बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दोगे। लेकिन कल भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो आपके घर में आपके अलावा मैं हूं ना, मैं देख लूंगा ना, ये कहने वाला कोई और नहीं होगा। तो इंश्योरेंस जरूर खरीदो। कितना लगेगा? वही 600-700 रुपये महीने का लगता है और 2 करोड़ तक का कवरेज मिल जाएगा। कम से कम कल ना रहे तो भी आपका घर चलेगा और करोड़ों का सपोर्ट बहुत होता है। और अब अगर टर्म इंश्योरेंस लेने का सोच ही लिया है तो एक और इंश्योरेंस लेने में देर मत करना, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हॉस्पिटल के लाखों खर्चों को भरने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भर लो। 400-500 मंथली दोगे और लाखों क्या करोड़ों तक का हेल्थ कवरेज मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, अस्पताल में अगर आप एडमिट होगे तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको नहीं देना। तो सरकार ने इस बजट में 1 लाख तक की इनकम पर जो 0 टैक्स कर दिया है, इसलिए अब अपने बजट से पैसे निकालो टर्म इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आपको मिलेगा टर्म इंश्योरेंस पर 15% तक का डिस्काउंट और हेल्थ इंश्योरेंस पर 25% तक का डिस्काउंट, लेकिन अगर दिए हुए लिंक से लिया तो। और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करने पर आपके पास देश के 51 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान होंगे, जिसे देखकर आप अपने बजट के हिसाब से प्लान कीजिए और अपने परिवार को भविष्य की चिंता से मुक्त कर लीजिए। लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है। अब आइए वापस से मुद्दे पर। अब यह बात समझिए कि 1 लाख करोड़ के नुकसान से फिस्कल डेफिसिट पर असर। अब ये जो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ सरकार
का नुकसान है, सरकार ने तो छोड़ दिया ना, टैक्स रिबेट दिया ना, तो सरकार को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस पर फिस्कल डेफिसिट पर असर। फिस्कल डेफिसिट मतलब हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं, मतलब सरकार जो धंधा करती है वो पहले ही नेगेटिव में है, मतलब सरकार का खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो इसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इस पर तो और ज़्यादा लोड पड़ेगा। कितना लोड पड़ेगा? 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा, क्योंकि टैक्स कट कर दिया है। ये सरकार भरपाई कहाँ से करेगी? ये भी सवाल है ना। आओ जरा ये भी समझ लेते हैं। सरकार को कमाई और खर्चे में डिसिप्लिन रखना पड़ता है, तो क्या ऐसे में 1 लाख करोड़ का प्रेशर पड़ेगा? सवाल यह है। जवाब क्या है? नहीं, क्योंकि जब लोग बचा हुआ पैसा खर्च करेंगे तो इससे जीएसटी जनरेट होगा। समझिएगा, यहां पे होता क्या है, हमको इनकम टैक्स में रिबेट मिला है, इनकम टैक्स में छूट मिली है, लेकिन क्या एक आदमी सिर्फ इनकम टैक्स भरता है? नहीं भैया, पैर से लेकर सर तक इस्तेमाल होने वाली जितनी चीजें हैं, हर चीज खरीदो, जीएसटी देना पड़ता है। अब जीएसटी पे तो कोई रिबेट नहीं है, तो जीएसटी तो भरोगे ना आप। अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास के पास 100 रुपये आते हैं तो 90 रुपये खर्च करता है। अब वो जब वो 90 रुपये खर्च करेगा तो सब पे जीएसटी भी तो भरेगा, और ज्यादा अगर खर्च कर रहा है तो ज्यादा जीएसटी भी तो भरेगा, तो ज्यादा जीएसटी का तो कलेक्शन पहुंचेगा ना सरकार पे, इसलिए बर्डन नहीं पड़ेगा। जीएसटी का एक एवरेज स्लैब ले लो 15%, जैसे 5% से शुरू हो जाता है, वैसे 3 से शुरू होता है, 3, 5, 12, 18, 28%, और अब तो 35 भी आने वाला है। तो एवरेज में अगर 15% पकड़ लूं, हालांकि 15% जीएसटी में स्लैब नहीं है, लेकिन एवरेज मैंने अगर पकड़ लिया तो भी 15,000 करोड़ रुपए जनरेट हो जाएंगे भैया, सिर्फ जीएसटी से। और टैक्स के नाम पे सिर्फ हम जीएसटी नहीं देते। गाड़ी खरीदोगे तो आरटीओ का टैक्स दोगे, जीएसटी तो दोगे, आरटीओ टैक्स दोगे, गाड़ी में रोड पे निकलोगे तो टोल टैक्स दोगे, और पता नहीं कितने कितने तरह के ड्यूटी होते हैं। सरकार की दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम भी मदद करेंगे। अच्छा, एक एसटीटी का बड़ा ध्यान देना भैया, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इस पर इस साल 55,000 करोड़ एस्टिमेट है, अगला 78,000 करोड़, ये जरा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ सरकार की दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम भी मदद करेगी, जिसमें से एक एसटीटी का बड़ा हाथ है। एसटीटी आपको पता है कि नहीं? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। स्टॉक मार्केट में जितने ट्रेडर हैं उनको अच्छे से पता होगा, स्टॉक मार्केट में आप कोई भी हरकत करो, कोई भी लेन देन करो, आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। और ये टैक्स कितना लगता है मालूम? कहाँ गया? देखो भैया, एस्टिमेट ये था बजट 2024-25 का कि 37,000 करोड़ का कलेक्शन करेंगे एसटीटी के जरिए, लेकिन मालूम अभी मार्च 2 महीना आने वाला है, 2 महीना है आने में, इसलिए 55,000 करोड़ मार्च तक आ जाएगा। 37,000 करोड़ का एस्टिमेट था, 55,000 करोड़ आ जाएगा। और अगले साल का भी सरकार ने अनुमान लगा लिया, इस हिसाब से तो भैया 78,000 करोड़ अगले साल आ जाएगा। अब देखो, अनुमान से पहले तो पहले ही आ चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, ये 78,000 करोड़ मुझे नहीं लग रहा, ये जाएगा कम से कम 1 लाख करोड़, ऐसा मुझे लग रहा है। अब सोचो, इतना पैसा ये जीएसटी से भी अलग कमाई है, एसटीटी 1 लाख करोड़ दे देगा, पहले 55,000 करोड़ इसी साल दे रहा है, तो सरकार कहाँ घाटे में? नहीं घाटे है ना? मुझे लग रहा है ऐसा, आपको भी लग रहा है क्या? है लग रहा है आपको? नहीं ना, सरकार कहाँ घाटे में? ये कमाई है, भरपूर कमाई है। और मैं तो कह रहा हूं, सरकार अगर इतना कमा रही है तो देना बनता है ना यार, है? लोगों से कमा रहे हो तो वापस भी तो करो। तो सरकार ने अगर 1 लाख पर रिबेट दे दिया तो मुझे लगता है ये ड्यूटी बनती है, इतने तो कमाई। अब एसटीटी जैसा टैक्स जो है, ये कोविड के पहले मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कलेक्शन होगा। ये पिछले 3-4 साल में इतना बड़ा कलेक्शन आ रहा है। तो जब इतना बड़ा कलेक्शन कमा रहे हो आप, और अभी तो स्टॉक मार्केट जैसे रॉकेट बन रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अभी मैं किसी का स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे, एनएससी के कोई थे, वो कह रहे थे कि 14 साल लगते थे हमको पहले 1 करोड़ इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड करने में शेयर मार्केट में। फिर ऐसा दौर आया कि 3 साल में 1 करोड़ आने लग गए, और अब तो ये दौर आ गया, हर महीने 1 करोड़ नया इन्वेस्टर आ जाता है। तो जब इतनी कमाई, इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं, इतना एसटीटी टैक्स आप जमा कर रहे हो, तो पब्लिक को देना जिम्मेदारी है भैया, ठीक है। अगला, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं की है। कैपेक्स क्या? शुरुआत में जब हमने बात करी थी, जो इंफ्रा पर खर्च होता है, सरकार खर्च करती है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? आप कहोगे अंबानी के पास, बट सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास होता है। और सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? आप कहोगे अंबानी। सरकार से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, और सरकार से बड़ा बिजनेसमैन भी कोई नहीं है। तो सरकार इंफ्रा डेवलप करती है, सड़क बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन देती है और डेवलप करने के लिए। अब इतने बड़े बड़े इंफ्रा इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, इसमें पैसा लगता है। इसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब पैसा, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च करना। जब 100-200 रुपए की बात हो तो हम पैसा बोल देते हैं, लेकिन जब बड़ा पैसा होता है ना, अरबों खरबों रुपया, तब उसको हम बोल देते हैं कैपिटल। पैसा बोलना ठीक नहीं लगता ना, तो कैपिटल बोलते हैं। तो
अच्छा, इसको भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में कैपेक्स, कैप एक्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं करी है। पिछले साल का लक्ष्य सरकार का पूरा नहीं हो पाया। पिछले साल का लक्ष्य था कि 11 लाख करोड़ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगे, यानी कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हम खर्च करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। 11.11 लाख करोड़ की जगह 10.18 लाख करोड़ ही खर्च कर पाई सरकार, जिसमें इलेक्शन का एक मेजर रोल था, जो हमने शुरुआत में बात किया। क्यों खर्च नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार वहां बिजी हो गई। इस साल का लक्ष्य है 11.2 लाख करोड़, कम नहीं किया, बढ़ाया ही। इस साल का मतलब मार्च के बाद 2026 जो शुरू होगा, 2025 मार्च जो आएगा उसको फाइनेंशियल ईयर 2026 हम बोलेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 का टारगेट ये है कि 11.2 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। यानी कि एक बात समझिएगा, यहां ध्यान से कान खोलिए, इधर आइए। इंफ्रा पर खर्च होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े हैं, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है, देश में ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अब अपना दिमाग लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो देश में क्या क्या इंफ्रा में डेवलप हो सकता है, कौन कौन से स्टॉक भागेंगे, तो कहां कहां इन्वेस्ट करना है वो दिमाग लगाओ, पढ़ो। क्योंकि सरकार ने तो हिंट दे दिया 11 लाख करोड़ खर्च करेंगे, अब कहां खर्च होगा, लगाओ दिमाग। इंडस्ट्री को 11.5 लाख करोड़ की उम्मीद थी, इसलिए कैपिटल गुड्स की कंपनी पर प्रेशर दिखा। 11.5 लाख उम्मीद थी, लेकिन 11.2 दिया है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि इसमें स्लोडाउन का इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है, और पिछले साल देखने को मिला था इकोनॉमी पर। हमने देखा पिछले साल। कुछ स्टॉक्स आपको दिखा देता हूं खोल करके। आज का निफ्टी का हाल देखो भैया, तड़तड़ा गया, एकदम भाग गया। स्टॉक्स भी देख लो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखो। ये ट्रेंड जुडियो वाली कंपनी 8% के आसपास, लगभग 7.5% भाग गया एक दिन में। मारुति सुजुकी 5%, भैया 13,000 का शेयर है ये, और 13,000 का शेयर एक दिन में 5% भागा है। टाटा कंज्यूमेबल्स देखो भैया 4.5%, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, आईटीसी, ये सारे के सारे आज दंदना करके भागे हैं। ऐसे आप निफ्टी बैंक देख लो, ऐसे आप मिड कैप 100 देख लो भैया, फोनेक्स, वोडाफोन, एसबीआई, ये सारे दंदना रहे हैं आज। ऐसे निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लो भैया, एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट का हाल देखो क्या हो गया, 9.8, मतलब लगभग 10% एक दिन में भाग गया। लेकिन मुझे लगता है डी मार्ट का शेयर भागने क्या लॉजिक, आजकल कौन जा रहा होगा सर डी मार्ट, जाते हैं क्या लोग? आजकल तो जोमेटो स्विगी खूब चल रहा है, ब्लिंकिट चल रहा है, पता नहीं भोग लेने वाले होंगे। तो 10% भागा है, जोमेटो भी भागा भैया, गोदरेज कंज्यूमर देखो, माइक्रो सारे भाग रहे हैं। अच्छा, एक और मजेदार चीज देखो, ये जो नशेड़ी लोग हैं ना दारू उरू के लिए, उनका भी स्टॉक खूब भागा है। देखो दिखाता हूँ, कहाँ गया, सेक्टोरल इंडेक्स में हम आ गए, ऑटो, ये सब देखो सारे भाग रहे हैं, पीएसयू बैंक, फार्मा, एफएमसीजी में देखो यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये क्या है मालूम, ये रेडिको खैतान, ये सब क्या है मालूम, ये वही बनाने वाली कंपनी है। 10% भाग गया एक दिन में। मतलब सरकार जो कंजम्पशन बढ़ाने पे फोकस है, और देश के लोग जो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, यहां भी कंजम्पशन खूब बढ़ने वाला है। मतलब चलेगा, अब पैसे आएंगे 1 लाख करोड़ पे, पूरा टैक्स बचेगा तो जाएगा ना अंदर। तो इन शेयरों को भी देख लो भैया। अच्छा, ये कंपनी तो शेयर नहीं बढ़ा रही ना, लोग ही बढ़ा रहे हैं ना, तो लोग का मानना है कि जाएंगे लोग इधर भी, तो मस्त है। अब आओ वापस हम कहाँ गए, हाँ, तो ये हमने समझा दिया पूरा। इस पे और कुछ समझाना था सर? शेयर मार्केट का हाल। अब थोड़ा शेयर मार्केट से थोड़ा आगे बढ़े, कि शेयर मार्केट के बियॉन्ड भी तो दुनिया है। एमएसएमई पर थोड़ा आ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एमएसएमई नहीं पता होगा, थोड़ा समझा देता हूं। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि माइक्रो लेवल की कंपनियां, स्मॉल लेवल की कंपनियां, मीडियम लेवल की एंटरप्राइजेस कंपनियां। ये बेसिकली एमएसएमई एक सेक्टर है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ऐसी कंपनियां जो 5 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है, उनको हम माइक्रो एसएमई कहते हैं। ऐसी कंपनियां जो 25 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही हैं, उनको हम स्मॉल एमएसएमई कहते हैं। ऐसी कंपनियां जो 2.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर कर रही है साल का, उनको हम मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। इनको सरकार का सल्यूट। क्यों सल्यूट है? मोदी जी ऐसे सल्यूट क्यों कर रहे हैं इनको? नौकरी देने वाला बड़ा सेक्टर है भैया। कैसे? 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई करीब 7.5 करोड़ लोगों को नौकरी देते हैं। 7.5 करोड़ लोगों को नौकरी, तो बड़ी बात है भैया। तो इनके लिए भी मोदी जी ने क्या किया है, देश की कुल मैन्युफैक्चरिंग में 36% इनका कंट्रीब्यूशन है। मतलब लगभग आधा, 36 तो लगभग 50% के आसपास हो गया ना, इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इसके साथ कुल एक्सपोर्ट में 45% हिस्सा एमएसएमई के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का होता है। तो जो प्रोडक्ट्स हम
एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, उसमें 45% इन एमएसएमई कंपनियों वालों का होता है। वो कौन कौन सी? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये तीनों मिला करके। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्रेडिट गारंटी कवर के तहत लोन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। मतलब पहले जो 5 करोड़ तक इनको लोन मिलता था, अब इनको बैंक 10 करोड़ तक का लोन देगी। देखिए एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है ना, जो छोटी कंपनियां होती है उनको फंड चाहिए, पैसा चाहिए धंधा करने के लिए, ज्यादा माल बनाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए, इनपुट प्रोडक्ट मंगवाने के लिए, रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए। ऐसे में सरकार का पैसे के लेवल पे सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा जो नया बिजनेस ओनर होता है ना, सबसे ज्यादा बैंक उसको ऐसे हे इस दृष्टि के देखती है कि नया धंधे वाला है, अभी तो चल रहा है, अगले महीने चलेगा नहीं चलेगा, भाग जाएगा। लेकिन एमएसएमई में वो कंपनियां अगर रजिस्टर्ड हैं, सरकार की इस मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड हैं, तो बैंक थोड़ा उनको इज्जत की नज़र से देखता है, तो लोन देता है। लोन की लिमिट बढ़ गई, पहले 5 करोड़ थी, अब 10 करोड़ कर दिया है। वो एमएसएमई जिनका एक्सपोर्ट का शानदार बिजनेस है, एक्सपोर्ट का, उनको 20 करोड़ तक का टर्म लोन ले सकते हैं वो लोग। 20 करोड़ तक का टर्म लोन कौन सा होता है? 5 साल तक को जो लोन मिलता है। यूथ को भी प्रोत्साहन दिया है। अब उसके बाद मोदी जी ने यूथ को भी नहीं छोड़ा है। यूथ को भी नहीं छोड़ा मतलब यूथ के लिए अच्छा किया है भैया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात है। 500 करोड़ 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि 2 कमरे का इंस्टीट्यूट खोलना है। आईआईटी, आईएम जैसे इंस्टीट्यूट, उस लेवल के इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं। प्रॉपर पढ़ाई होगी सिर्फ और सिर्फ एआई के लिए, और उसका बजट रखा है 500 करोड़ खर्च करेंगे। फिलहाल 3 सेंटर खोलने वाले हैं देश में। तो मतलब समझ रहे हो, आदमी जो पहले किस तरह की पढ़ाई करता था और अब पढ़ाई का लेवल क्या हो गया, एक नया तरह का ही सिलेबस पूरा चालू हो जाएगा। आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूट शुरू होंगे जहां सिर्फ और सिर्फ एआई की पढ़ाई शुरू होगी। 500 करोड़ देर लगा रही है सरकार इसमें, तो मतलब चलो इस पर कभी बात करेंगे। मेडिकल के लिए 10,000 नई सीट्स जोड़ी जाएंगी और 5 साल में 75,000 सीट्स हो जाएंगी। मेडिकल के लिए सीट और नए ऐड होगी। देश में 1 करोड़ गिग वर्कर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देश में 1 करोड़ गिग वर्कर्स जो डिलीवरी, स्टैकिंग, ईटीसी का काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। गिग वर्कर कौन होते हैं? जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं या इनके जो ड्राइवर्स होते हैं, बेसिकली समाज में इनकी ये सब कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे काम करते हैं। अब जैसे जोमेटो, स्विगी डिलीवरी बॉय को आप देखो, सब कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। कभी भी मालिक चाहेगा तो इनको बाहर कर देगा, कभी पैसा काट लेगा, डिले हुआ तो उसके साथ कुछ भी कर देगा। तो अब थोड़ा सरकार कह रही है कि तुम रजिस्टर्ड हो जाओ। अब तुमको कोई ऐसी नज़रों से नहीं देखेगा, तुम्हारा शादी भी ऐसे नहीं, अरे डिलीवरी बॉय तो अभी इज्जत बढ़ेगी, थोड़ा तुम्हारा भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद उनको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है ना, कर सकते हो। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनको हेल्थ केयर भी दी जाएगी, ये अच्छी बात है। हेल्थ इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात है, सड़कों पर चलते हैं लोग, दिन भर डिलीवरी करते रहते हैं, कल को कुछ हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कुछ उनको दिया जाए। तो 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस उनको दिया जा रहा है। इसके लिए बड़ा अप्रिशिएट करने की बात है भैया मोदी जी को, ये बढ़िया स्टेप है। 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ इनको मिलेगा। स्टार्टअप इज द वे फॉरवर्ड। स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए पिछले साल सरकार ने फंड ऑफ फंड बनाया था और इसके लिए 10,000 करोड़ दिए थे। इस साल फिर से इसको कंटिन्यू किया है। देश में करीब 1.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। 5 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स जिसमें महिलाएं भी होंगी, उनको 2 करोड़ तक का टर्म लोन यानी कि जो 5 साल तक मिलता है उनको देने की सुविधा है। अब मेरा कंक्लूजन क्या है इस बजट को लेकर के, खास करके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर, जरा ध्यान से सुनिए। सर पहली चीज तो 1 लाख की मंथली इनकम जिस पर टैक्स फ्री, हालांकि टैक्स फ्री कहना गलत है, टैक्स छूट, वो ज्यादा अच्छा है। ये तो बात है जो कि सबसे हॉट रहा इस बजट का। उसके बाद देश में कंजम्पशन बढ़ेगा, जो मैंने आपको 2-3 बार समझाया। जब पैसा आता है मिडिल क्लास के बाद, वो कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ेगी। कंजम्पशन बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी? जो घर में और हम अपने शरीर में जो भी जिस भी कंपनी का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका ग्रोथ बढ़ेगा, तो उन कंपनियों के शेयर्स बढ़ेंगे। दिमाग लगा लो, कौन सा सेक्टर, कौन सा शेयर। बढ़िया दिन है। नो स्पेसिफिक अपडेट फॉर पीएसयू। पीएसयू कहने का मतलब जैसे रेलवे हो गया या गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स, उनके बारे में कुछ कहा नहीं है इस बजट में। तो कहा नहीं है तो हमने देखे कि कुछ पीएसयूज के स्टॉक आज गिर गए। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरी राय है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ऐसे लग रहा है मुझे कि कुछ कहा नहीं है। अब 11 लाख करोड़ का जो कैपेक्स है वो खर्च कहाँ होगा भैया? इंफ्रा जब डेवलप करना है तो उसमें हवाई अड्डे, रेलवे, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, रोड इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो सरकार तो पैसा लगाएगी उनमें, और जब सरकार पैसा लगाएगी तो इन स्टॉक के गिरने का मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है अच्छा इंपैक्ट होगा। तो ये यहाँ भी गुड न्यूज़ ऐसा मुझे लग रहा है। कैपेक्स बढ़ा है ना, कैपेक्स गुड है।
सो लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर अच्छा होगा। मैं देखो इतने दिनों से कह नहीं रहा था कि बजट में गुड न्यूज़ चाहिए स्टॉक मार्केट को पॉजिटिव होने के लिए, आया ना। हालांकि गुड न्यूज़ तो 3-4 दिन पहले ही आ गया था, वो आरबीआई ने जो दिया था, तो आप देख रहे हो 3-4 दिन से स्टॉक मार्केट अप है, और आज गुड न्यूज़ का तो दिन ही था। इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ग्रेट न्यूज़ फॉर एमएसएमई और स्टार्टअप जो हमने बताया। मोर एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, इकॉनमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। ग्रेट न्यूज़ फॉर एआई डेवलपमेंट इन द कंट्री। अभी जो हम एआई के नाम पे यूएस और चाइना तो अब वो डीप सीक के नाम पे ले लिया हमने, ज़्यादातर हम जो यूएस का नाम लेते थे, अब भारत भी एआई का एक गढ़ बढ़ेगा, सेंटर बनेगा, भारत भी इस पर ध्यान दे रहा है। अब एफआई वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यहां पर दो मत हैं। एक मत यह है कि एफआई कौन होते हैं, मौका परस्त, जहां मौका दिखा ये आ जाएंगे पैसा लेकर के, अपना पैसा डालने के लिए, और जहां इनको मौका लगेगा, मौका नहीं है, पैसा लेकर के वापस निकल लेंगे। तो सितंबर में स्टॉक मार्केट ने अपना पीक बनाया था, तो जब पीक बना लिया और थोड़ा माहौल भी इनको गड़बड़ होता हुआ दिख रहा था, तो ये निकलने शुरू हो गए। उम्मीद नहीं थी कि देश का बजट इतना अच्छा हो सकता है, कि जहां इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए भी अच्छा है, औरतों के लिए भी अच्छा है, यूथ के लिए भी अच्छा है, बिजनेस ओनर के लिए भी अच्छा है। तो जब इतनी पॉजिटिविटी वाला बजट है, तो ऐसा मुझे लगता है कि एफआई अब शायद वापस आने चाहिए। देखो हालांकि जो भी कहो, मौका परस्त कहो, अपॉर्चुनिस्ट क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट जो भी कहो, तो आएंगे ऐसा मुझे लगता है, और इनका होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, पैसे का फ्लो अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में बना रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं आते तो मन, पता नहीं इनका कुछ मन में कुछ और होगा। हालांकि एक रीज़न और भी है कि चाचा है ना यूएस में, ट्रम्प चाचा, तो अभी यूएस को लेकर के एफआई बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि चाचा है तो चारों तरफ अमेरिका ग्रेट और अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका में इंफ्रा डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो अमेरिका का भौकाल मचा हुआ है, अमेरिका में बहुत कुछ होने वाला है। अब जब अमेरिका में बहुत कुछ होने वाला है, तो क्या पता है एफआई बोले कि अभी इंडिया नहीं जाएंगे यार, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट तो अमेरिका में हो रहा है, हम कहाँ, हम अमेरिका में रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भैया बहुत मेहनत करके इतना एनालिसिस बनाया, आपको ये बजट एनालिसिस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम लगातार स्टॉक मार्केट रेगुलर बहुत सारे अपडेट्स डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट के कुछ फ्री सेशंस भी हम शुरू करने वाले हैं, कब करेंगे अभी पता नहीं है, लेकिन करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद अस विद टेलीग्राम, और भी जो हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, हमारे पॉडकास्ट चैनल है, वहाँ से भी जुड़िए। और डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कैसा लगा भैया एनालिसिस, हमें डिटेल में ज़रूर बताइएगा। इतना लंबा, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया, ठीक है ना। और यहाँ तक लोग देख रहे हैं तो मतलब सही ही किया होगा, तभी तो लोग देख रहे हैं। चलो भैया बंद करो, हो गया।